नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए डीसी मशीन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डीसी मशीन को बेसिक से। तो आइए चलते हैं डीसी मशीन। देखिए, डीसी मशीन जो है इसमें दोनों ही शब्द छुपे हुए हैं। मशीन कहने का मतलब जनरेटर और मोटर। पहले ही मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, डीसी मशीन के अंदर जनरेटर और मोटर ये दोनों ही शब्द छुपे हुए हैं। तो इसे अगर कंबाइन कहा जाए जनरेटर और मोटर को तो डीसी मशीन ही कहा जाता है। पहले काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि डीसी मशीन, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर ये सब अलग अलग है। नहीं, डीसी मशीन को ही डीसी जनरेटर और डीसी मोटर कंबाइन एक नेम दे दिया गया है, जिसे हम डीसी मशीन कह रहे हैं। देखिए, आज का टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो सिंपल लूप जनरेटर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सिंपल लूप जनरेटर के माध्यम से हम लोग क्या समझ सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ आप जानते होंगे, वोल्टेज या ईएमएफ को हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ईएमएफ को विद्युत वाहक बल भी बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या जानेंगे कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है इस कॉइल के अंदर, ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुई है इस कॉइल के अंदर वो एक तरीके की साइनसोडियल ईएमएफ है। साइनसोडियल ईएमएफ कहने का मीनिंग ये है कि वेरी करती हुई ईएमएफ हमें आउटपुट पे मिलेगी। तो ये भी जानेंगे क्या ये वोल्टेज साइनसोडियल है या नहीं। तो एक दूसरा पॉइंट ये भी है, आज हम ये भी चीज सीखेंगे कि ये दूसरा जो मैं पॉइंट बता रहा हूं कि साइनसोडियल ईएमएफ आपको आउटपुट पे मिलेगी। ठीक है। तो कॉइल के आउटपुट पे आपको साइनसोडियल ईएमएफ मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल लूप जनरेटर से। ठीक है। तो आज का टॉपिक सिंपल लूप जनरेटर है। धीरे धीरे हम चलेंगे और बेसिक इधर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जो मैं बेसिक शुरू में बता चुका हूं उसी का ही मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। तो आप बेसिक को स्ट्रांग करके सबसे पहले चलें। जो मेरी वीडियोस हैं बेसिक्स की, और अगर नहीं भी देखी हो तो जैसे मैं टॉपिक पढ़ाऊं आपको, तो जब आप देखेंगे इस वीडियो को तो आप रीड आउट भी कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो से बेसिक्स को। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिंपल लूप जनरेटर जो कि डीसी मशीन का, और ये कहें कि डीसी मोटर या डीसी जनरेटर का एक बेसिक है। तो देखिए, यहाँ पे चार फिगर दी गई है, फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी एंड फिगर डी। देखिए फिगर सी, तो यहाँ पे चार फिगर दी गई हैं। इसमें पोजीशंस दी गई हैं। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे दो मेन पॉइंट्स होते हैं डीसी मशीन के। दो मेन पॉइंट्स यानी टू मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, हम आगे अदर वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन पढ़ेंगे। बट मैं जस्ट दो मेन पार्ट्स के बारे में बात करूंगा यहाँ पे, कि एक होता है स्टेटर, एक होता है क्या स्टेटर, और एक होता है रोटर। आपको वर्बली में बता देता हूं क्योंकि आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन जब मैं ये टॉपिक बता रहा हूं तो आपको स्टेटर और रोटर के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं पहले से ही आपको बता देता हूं। स्टेटर, स्टेटर होता है स्टैटिक पार्ट ऑफ द मशीन। स्टैटिक मतलब स्थिर, स्थिर का मतलब होता है एक जगह, जैसे कि ट्रांसफार्मर एक जगह रखा रहता है, उसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, तो एक जगह रखा रहता है, तो वो उसमें कोई भी एक मूविंग पार्ट नहीं होता, तो एक तरीके से वो क्या होता है स्टैटिक होता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे इस फिगर में, चारों फिगर में एक ही चीज देखेंगे कि नॉर्थ और साउथ एक तरीके से क्या है स्टैटिक है, स्थिर है, ये हिलाए नहीं जा रहे या वेरी नहीं कराए जा रहे, तो ये एक तरीके से क्या है स्थिर है। तो ये जो दो पोल्स हैं वो एक तरीके से स्थिर है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो पोल्स हैं आपके, अगर स्मॉल मशीन्स हैं, स्मॉल मशीन्स में ये जो पोल्स नॉर्थ और साउथ आप देख रहे होंगे, स्मॉल मशीन्स के लिए हम लोग परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं। परमानेंट मैग्नेट का मतलब ये होता है स्थायी चुंबक। तो स्थायी चुंबक को यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कभी कभार हमें
लार्ज मशीन भी डिजाइन करनी पड़ जाती है। तो लार्ज मशीन डिजाइन करने के लिए हम लोग इतनी बड़ी मैग्नेट कैसे लेके आए, स्थायी मैग्नेट कैसे लेके आए? तो हम लोग स्थायी मैग्नेट को क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? कोई भी कास्ट आयरन का एक फ्रेम ले लेते हैं, ठीक है, कास्ट आयरन का एक फ्रेम ले लेते हैं और उस पर हम लोग वाइंडिंग कर देते हैं, ठीक है, कॉपर की वाइंडिंग कर देंगे और उसे डीसी से एनर्जाइज कर देंगे। तो डीसी से जैसे मैं एनर्जाइज करूंगा तो उस पर नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट हो जाएंगे वाइंडिंग पे। तो उस वाइंडिंग को मैं क्या कहता हूं? फील्ड वाइंडिंग, जो कि स्टेटर पे बनती है। समझ में आई बात क्या कही मैंने? जो कि स्टेटर पे बनती है। यानी कुल मिला के लार्ज मशीन के लिए ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो क्रिएट करे जाते हैं। कैसे क्रिएट करे जाते हैं? वाइंडिंग बांध के उनको डीसी सप्लाई दे देते हैं। डीसी ही क्यों देते हैं? क्योंकि हमें स्थायी यानी कि परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक को बनाना है। इस तरीके से हम लोग उसे डीसी से एनर्जाइज करेंगे, पहली बात। और वो वाइंडिंग कहाँ पे बनेगी? स्टेटर पे। डीसी मशीन के केस में मैं बता रहा हूँ स्टेटर पे कौन सी वाइंडिंग बनेगी? फील्ड वाइंडिंग। तो ये आपको जस्ट मैं अभी ही बता दे रहा हूँ। वाइंडिंग को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ डब्ल्यू डी जी, जबकि वाइंडिंग की स्पेलिंग WIDING होती है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। रोटर को आप देखें, जो भी मूविंग पार्ट होता है, बीच में जो भी मूविंग पार्ट होता है उसे रोटर कहा जाता है। तो रोटर आप समझ रहे होंगे लैंग्वेज से, इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। जो भी ये जो कॉइल है ये एक तरीके से रोटर पे बंधी हुई कॉइल है। इसको इसलिए आर्मेचर वाइंडिंग बोला जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग या आर्मेचर कॉइल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे आर्मेचर वाइंडिंग लिख रहा हूं। आप ध्यान पूर्वक समझिएगा कि आपको जस्ट डीसी मशीन में ये चीज समझ जानी है कि स्टेटर पे तो फील्ड वाइंडिंग बनती है और रोटर पे आर्मेचर वाइंडिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इन चारों फिगर्स में आर्मेचर कॉइल लिखा हुआ है। आर्मेचर कॉइल इन 0 डिग्री पोजीशन। आप ये देखेंगे ये पोजीशन कौन सी पोजीशन है? 0 डिग्री की पोजीशन। अभी मैं बात करूंगा 0 डिग्री पोजीशन की। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे आर्मेचर कॉइल कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री के कोण पे है। सब डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। पहले आप देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आर्मेचर कॉइल इन 180 डिग्री पोजीशन। आप यहाँ पे देखेंगे आर्मेचर कॉइल इन 270 डिग्री पोजीशन। तो अब इस 0 डिग्री पोजीशन के बारे में अगर मैं बात करूं, यानी फिगर ए के बारे में बात करूं, तो बीच में अब आपको समझ में आ गया होगा ये जो कॉइल है जो रोटेट कर रही है इसके बीचों बीच, वो आर्मेचर कॉइल होगी। अब सबसे पहले ईएमएफ इंड्यूस होता किस तरीके से है, पहले हम ये जानेंगे। ईएमएफ इंड्यूस जब कोई कॉइल इसके अंदर मूव कराई जाएगी, किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी नॉर्थ साउथ के अंदर, इन पोल्स के बीचों बीच अगर ये कॉइल घुमाई जाएगी, रोटेट कराई जाएगी। आप देखेंगे ऊपर मैंने ये साइन बना रखा है, ये रोटर की एक्सिस है, रोटर की एक्सिस है। इस एक्सिस पे मैंने दिखा रखा है कि रोटर एक तरीके से हम लोग क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। क्या घुमा रहे हैं? क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, घड़ी की दिशा में इसको घुमा रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे घड़ी की दिशा में, यानी कि मैं इसे इस तरीके से कुछ क्लॉकवाइज दिशा में इसको घुमा रहा हूँ। तो ये वाली जो पोजीशन है वो 0 डिग्री की पोजीशन, वो कुछ वर्टिकल पोजीशन है। जैसे कि मैं आपको एक बुक के जरिए समझा सकता हूँ, जैसे किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो देखिएगा, ये एक वर्टिकल पोजीशन है और वर्टिकल यानी खड़ी हुई पोजीशन। तो आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्थ रखा हुआ है पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है? साउथ पोल। और बीच में ये कॉइल इस तरीके से रोटेट कर रही है, इस तरीके से ये रोटेट कर रही है। ये आपकी 0 डिग्री की पोजीशन है और ये आपकी कौन सी पोजीशन है? 90 डिग्री की पोजीशन है। और ये वाली आपकी कौन सी डिग्री की पोजीशन आ गई? ये 180 डिग्री की पोजीशन आ गई। और फिर ये वाली फिर 270 डिग्री की, एंड देन अगेन 360 डिग्री बोला जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में 0 डिग्री की पोजीशन रोटेट होती रहेगी, कन्वर्ट होती रहेगी। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा आर्मेचर कॉइल इन 0 डिग्री पोजीशन, आपको मैंने बताया एक तरीके से वर्टिकल पोजीशन है। वर्टिकल पोजीशन ये 0 डिग्री की पोजीशन है। लेकिन आप एक बारीकी से अगर इन फिगर्स को देखें तो देखिए इनकी एजेस दिखाई गई है A B C D, यानी कि एक तरीके से
मैं आपको बताऊं तो आप ये देखेंगे कि ये उसका ए पॉइंट है, ये बी, ये सी और ये डी, तो ये एक वर्टिकल है। तो अब ये पॉइंट इधर पहुंच जाएगा। अब आप देखेंगे कि ए पॉइंट पहले ऊपर था, अब इस तरफ आ गया है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि रोटेट करते हुए नहीं दिखाया गया है। तो आप देख रहे होंगे ए अब इधर आ गया है। अब ए कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे, नीचे की तरफ। तो वो यही दिखाया गया है, ए बी सी डी। और फिर उसके बाद इस पोजीशन पे, अब इस पोजीशन पे आ गया, यानी आप इस पोजीशन से ए पे चले थे और अब इस पोजीशन पे ए पे आ गए हैं। तो ये 270 डिग्री तक इसी तरीके से मैंने ये 4 फिगर में आपको दिखाया है। तो अब हम जानेंगे कि आर्मेचर कॉइल इन 0 डिग्री पोजीशन पे कैसे वर्क कर रहा है, कि इसमें कैसे ईएमएफ इंड्यूस हुई। तो 0 डिग्री पोजीशन से लेके 270 डिग्री, देखिए मैं पहले ही बता देता हूं, इसके जो कॉइल है, जो बीच में ये कॉइल आप देख रहे होंगे बीचों बीच फिगर में, हर फिगर में आप देखें बीच में कॉइल, इसी कॉइल पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, जिसे मैं आर्मेचर कॉइल बोल रहा हूँ। ठीक है, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो कुछ साइनसोडियल ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। मैक्सिमम ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कब हुआ है, आप देखेंगे 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री की पोजीशन ये वाली पोजीशन है, जो कि वर्टिकल खड़ी हुई एक तरीके से, जैसे मैंने आपको दिखाया है, एक वर्टिकल किताब, खड़ी हुई किताब है, तो वो एक 0 डिग्री की पोजीशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम पीक की, यानी 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पोजीशन पे आर्मेचर कॉइल क्या हो जाएगी, आप समझ रहे होंगे, 90 डिग्री पोजीशन पे आर्मेचर कॉइल इस तरीके से बैठ गई है। पहले ऐसे खड़ी हुई थी, अब फिर इस तरीके से बैठ गई, यानी कि इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। ठीक है, तो पहले खड़ी हुई थी, अब पड़ी हुई कॉइल है इस तरीके से। तो ये एक 90 डिग्री की पोजीशन है, जिसमें ईएमएफ इंड्यूस क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, मैक्सिमम ईएमएफ। देखिए आपको मैं बताऊं, इस पोजीशन पे भी 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर पहुंचे, ईएमएफ इंड्यूस होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन 90 डिग्री पोजीशन पे बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिर घटता चला जा रहा है, फिर जीरो हो गया। 180 डिग्री पोजीशन आप देखेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ। इसीलिए आप इन चारों फिगर को बड़े आराम से देखें, तो इधर मैंने रेड मार्क नहीं किया हुआ ना, यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे रेड मार्क किया हुआ, यानी कि जब ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो उस कॉइल के अंदर करंट भी प्रोड्यूस हुआ होगा, इफ सर्किट इज क्लोज, इफ सर्किट इज क्लोज। अगर ये वाइंडिंग आउटपुट से बांध दी गई हो, लोड से कनेक्ट कर दी गई होगी, यानी सर्किट क्लोज हो गया होगा, तो करंट इस पे फ्लो करना शुरू कर देगा। तो अब हम देखेंगे 180 डिग्री से आगे जाएंगे 270 डिग्री, यानी ये वाली पोजीशन पे, तो भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ईएमएफ इंड्यूस होता जा रहा है। ये एक साइनसोडियल ईएमएफ है, ये एक साइनसोडियल ईएमएफ इस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब मैं सबसे पहले बात करता हूं कि ईएमएफ इंड्यूस होता क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे ईएमएफ इंड्यूस, देखिए E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको मैंने बेसिक में पढ़ाया था ये चीज, कि नेगेटिव साइन जो आता है वो लेंस लॉ के माध्यम से आता है, लेंस लॉ के माध्यम से नेगेटिव साइन आता है, जो कॉज का अपोज करता है। मैं फिर भी एक बार इस फिगर के माध्यम से लेंस लॉ को आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है नॉर्थ और ये है साउथ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। व्हाट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है बराबर मात्रा से उस एक पॉइंट पे बराबर मात्रा पे मैग्नेटिक फील्ड पड़ना, बराबर मात्रा पे मैग्नेटिक फील्ड पड़ना। तो बराबर मात्रा पे किस पे मैग्नेटिक फील्ड पड़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो आप समझ रहे होंगे किस पे पड़ रही है, कॉइल पे पड़ रही है। कौन सी कॉइल, जो घूम रही है बीचों बीच, तो उस पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे बराबर मात्रा पे, कॉइल के हर एक पॉइंट पे बराबर मात्रा पे पड़ रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब हम समझेंगे लेंज लॉ के बारे में, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। जब मैग्नेटिक फील्ड इस पे कॉइल पे पड़ेगी तो क्या होगा, तो कॉस का अपोज होगा, यानी कि इस पे ईएमएफ इंड्यूस होगी, जैसे कि मैंने इस 90 डिग्री की पोजीशन पे बताया मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। तो
आप देख रहे होंगे जब फ्लक्स इसके कॉइल को कट करेगा, यानी फ्लक्स क्या है कॉइल के द्वारा कटेगा, तो क्या होगा, इस पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, इस पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा कॉइल पे। अगर सर्किट क्लोज होगा तो उस पे करंट भी मूव करना शुरू कर देगी, प्रवाह करना शुरू कर देगी, तो फ्लो करना शुरू करेगी करंट। तो अब जब इस पर करंट फ्लो करना शुरू करेगी तो इसका अपना एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कर लेगा ये अपने आप का, जो कि ओरिजिनल यानी कि जो जिसने दिया था मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण इस पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, वही इसका अपोज करेगा, मेन मैग्नेटिक फील्ड का ही अपोज करना शुरू कर देगा। तो यही लेंज लॉ ने कहा था कि कॉज का अपोज करेगा, कॉज का अपोज, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कॉज का अपोज, या ये भी कह सकते हैं एक्शन का रिएक्शन, सिंपल लैंग्वेज में एक्शन का रिएक्शन करेगा। जैसे मैंने आपको बेसिक में बताया भी था कि अगर आपने एक दीवार में मुक्का मारा तो आपको उल्टा ही क्या दर्द होगा हाथ में, तो एक्शन हुआ जब आपने दीवार में मुक्का मारा, दिस इज कॉल्ड एज एन एक्शन। और रिएक्शन उसका क्या हुआ, जब आपके हाथ में दर्द हुआ, तो एक्शन का रिएक्शन हुआ। ठीक, तो यही सेम यहाँ पे भी है कि लेंस लॉ यहाँ पे बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको कि इसका जस्ट उसका अपोज करना शुरू कर देगा। जैसे ही इस कॉइल पे भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेगा, जो कि मेन मैग्नेटिक फील्ड का ही अपोज करेगा। तो लेंस लॉ अब आप समझ गए होंगे। तो नेगेटिव साइन इसलिए दिया गया है, लेंस लॉ डायरेक्शन को बताता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की। तो देखिए हम लोग लेंस लॉ के बारे में समझ गए, यानी कि ये जो नेगेटिव साइन दिया था वो लेंस लॉ के कारण आया था, जिसने बोला कॉज का अपोज करेगा। अब नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये जो n है, जो कैपिटल N आपको दिखाई दे रहा है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। देखिए यहाँ पे कॉइल एक कॉइल है, यानी कि यहाँ पे एक नंबर वन नंबर ऑफ टर्न्स है। तो यहाँ पे आप कहीं सारी कॉइल्स को यूज करेंगे तभी तो आपको बहुत ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को दर्शाया गया एन से, इससे नंबर ऑफ टर्न्स है। यहाँ पे डी फाई बाई डी टी लिखा हुआ, जिस मैंने आपको बताया हुआ बेसिक में, फाई हमारा फ्लक्स होता है, प्रवाह होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको समझ में आ गया होगा कि ईएमएफ इंड्यूस तो तब होगा जब नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, कॉइल के जब नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ज्यादा से ज्यादा ही अगर होंगे तभी ईएमएफ भी ज्यादा से ज्यादा होगा, और फ्लक्स टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा। सिंपल लैंग्वेज में आप समझ जाएं कि ईएमएफ इंड्यूस कैसे हो रहा है। आपको मैं फिर भी बता देता हूं, फ्लक्स वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पूछेंगे कैसे, क्योंकि जब आप फ्लक्स परमानेंट मैग्नेट के जरिए मैग्नेटिक फील्ड छोड़ रहे हैं और कॉइल को घुमा रहे हैं, तो फ्लक्स क्या होना शुरू हो जाएगा, फ्लक्स वेरी होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसी कारण से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। देखिए अदर लैंग्वेज में भी इसको हम समझेंगे, अदर लैंग्वेज में भी हम समझेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार आई हुई है। सभी बच्चे उस फॉर्मूले को जानते होंगे आई होप। तो जब आप उसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। काफी आईटीआई के पेपर्स में और डिप्लोमा के पेपर्स में वो रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है, तो जस्ट ध्यान पूर्वक इस चीज को देखिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। तो देखिएगा कि जो ये जो E है, एक तरीके से E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। अगर जनरल वे में मैं मान के चलूं इस n को मैं 1 टर्न मान के चल रहा हूँ कि एक टर्न में यूज कर रहा हूँ, तो n क्या हो गया 1 मैंने कंसीडर कर लिया। नेगेटिव में इसलिए नहीं कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि ये तो सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन को बता रहा है। तो E हमारा क्या हो जाएगा, E हो जाएगा हमारा सॉरी E हो जाएगा हमारा डी फाइव बाई डी टी। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा डी फाइव बाई डी टी। और फाइव को आप जानते होंगे हम क्या लिखते हैं, फाइव को हम बताइए क्या लिखते हैं, हम फाइव को लिखते हैं, देखिए यहीं पे बता देता हूँ, फाइव को हम लिखते हैं क्या, फाइव को हम लिखते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेसिक में, फिर भी मैं आपको क्लोजली बता देता हूँ, बेसिक इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में मैंने बात करी थी, किसके बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, याद है, मैग्नेटिक फ्लक्स
डेंसिटी यानी चुंबकीय, फ्लक्स को बोलते हैं प्रवाह, डेंसिटी को घनत्व। चुंबकीय प्रवाह घनत्व के बारे में हमने बात करी थी, जो कि मैंने बी से डिनोट किया था, जिसको मैंने बेसिक में लिखवाया भी था, फ्लक्स बाय एरिया। फ्लक्स बाय एरिया याद आ गया होगा। तो फ्लक्स बाय एरिया यानी कि फ्लक्स हमारा क्या होता है, प्रवाह, और एरिया हमारा होता है क्षेत्रफल। तो अब आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो आप इसमें से फाई निकालिए, तो फाई कितना हो जाएगा मेरे पास, फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी इंटू ए। आपको मैं और भी बता दूं, वैसे तो यहाँ पे कॉस थीटा भी लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कॉइल का डिफ्लेक्शन भी हो रहा है, कॉइल का डिफ्लेक्शन भी हो रहा है। कॉइल घूम रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ रही है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आ रही है। तो एक तरीके से ये एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक तरीके से ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट को हम एक तरीके से, तो थीटा एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसे मैं हिंदी में विस्थापन बोलते हैं, हिंदी में विस्थापन। तो देखेंगे जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट, कॉइल अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है 0 डिग्री से 270 डिग्री पे, पोजीशन उसकी बार बार चेंज हो रही है कॉइल की, तो ये एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट ही होता है, एक तरीके का विस्थापन ही होता है। तो उसे हमने यहाँ पे थीटा से डिनोट करा है। तो इसलिए पूरा फॉर्मूला जो फाई का होता है वो बी ए कॉस थीटा होता है। बट मुझे मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ पे लिखना है। मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जब थीटा को मैं कितना लिखूं, 0 डिग्री। थीटा को मैं कितना लिखूं, 0 डिग्री। तो कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो 1 होता है। तो इसलिए फाई कितना हो जाएगा, बी ए। फाई ए कितना हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू बी ए हो जाएगा, यानी फ्लक्स इक्वल्स टू बी इंटू ए। ठीक, तो अब ये जो फाई है इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए E इक्वल्स टू डी, फाई कितना है, बी ए, मैंने यहाँ पे डाल दिया, बाई डी टी, डी टी। अब आपको पता है ये जो बी है ये हमारा क्या है, जो हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी बोला जा सकता है, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इसे आप बोल सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को मैं आपको पहले भी बता दूं, मैं बता चुका हूं बेसिक में, इसे आप बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को, मैग्नेटिक को बोलते हैं चुंबकीय, फ्लक्स को बोलते हैं प्रवाह, और डेंसिटी को घनत्व बोला जाता है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व जो हमारा ये जो बी है इसे बोला जाता है, सिंपली इसको मैग्नेटिक फील्ड भी आप बोल सकते हैं। ठीक, और ये जो ए है वो एरिया, वो क्षेत्रफल होता है। तो मैं इसे भार लिख देता हूं क्योंकि कांस्टेंट होता है, तो बी भार आ गया, तो डी ए बाई डी टी लिखा गया। अब आप देखेंगे इसे एरिया को मैं किस तरीके से ओपन करता हूं। तो देखिए एरिया किस चीज में ओपन होगा, एल इंटू डेल एक्स बाई डेल टी में, डेल एक्स बाई डेल टी में। तो आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे ये फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता चला जा रहा है। जस्ट आप देखेंगे कि बी तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी था, और एल हो गया हमारा लेंथ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अगर इस वायर को आप पूरा खोल देंगे इस तरीके से तो आप उसको मेजर कर पाएंगे। तो लंबाई जो है, लेंथ यानी इस कॉइल की जो लंबाई है वो आप जान पाएंगे, क्योंकि एरिया तो क्या होता है, एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पे हम लोग लेंथ के बारे में तो बात कर लिए, लंबाई के बारे में, अब हम चौड़ाई के बारे में बात करते हैं। तो वो है x, यहाँ पे dx लिखा हुआ है, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वो भी मीटर में काउंट होता है, वो भी क्या होता है, मीटर में काउंट होता है। तो आप जो डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, आप देख रहे होंगे ये छोटा सा विस्थापन यानी छोटा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया। डी का मतलब होता है थोड़ा सा चेंज, ठीक है। तो ये डी जो है आपका, ये डी बाई डी टी यानी टाइम में थोड़ा सा चेंज, और आपके डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन में थोड़ा सा चेंज। तो आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा चेंज कहने का मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा
आप देख रहे होंगे जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगी तो कई सारी पोजीशंस इसमें आना शुरू हो जाएगी, जैसे कि 0 डिग्री से थोड़ा 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, इस तरीके से इसका क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे अब आप समझ गए होंगे ये जो dx लिखा हुआ है ये एक तरीके का थोड़ा थोड़ा करके डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। तो अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि बी एल, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे dx बाई dt, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बाय समय, विस्थापन अपॉन समय, ये क्या होता है, ये आपकी वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी आपको याद रखनी है, वेलोसिटी इक्वल्स टू, वेलोसिटी यानी वेग, वेलोसिटी यानी वेग, वेग इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अपॉन समय। तो आप देखेंगे ये जो है ये वही चीज है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं, जिसे मैं लिख सकता हूं बी एल वी, बी एल वी। और इसको क्योंकि ये साइनसोडियल भी होता है, हालांकि हमने यहाँ पे जो ई लिया हुआ वो मैक्सिमम होता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये साइनसोडियल ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, जस्ट उसका भी डेरिवेशन मैं कराऊंगा आपको अभी आगे। तो ये जो होती है साइनसोडियल ईएमएफ होती है, यानी जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुई है वो एक तरीके से साइनसोडियल होती है, जिसे मैं साइन थीटा लिख देता हूँ। लेकिन आपको मैं बता दूं अगर मुझे मैक्सिमम ईएमएफ चाहिए यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए तो मैं क्या करूंगा, साइन क्या करूंगा, साइन 90 लूंगा, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कब हुआ, साइन 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे मैक्सिमम, देखिए यहाँ पे देखिए 90 डिग्री पे मैक्सिमम हुआ, तो साइन 90 डिग्री अगर मैं इस थीटा एंगल को 90 डिग्री कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि मैक्सिमम जो मेरे पास होगा BLV होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ईएमएफ इंड्यूस, ये तो एक सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं, और भी आप अगर डीप जाना चाहे इंड्यूस ईएमएफ को बताना चाहें तो क्या होगा कि आप सीधा बोल सकते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस हुआ, बी एल वी साइन थीटा की वजह से प्रोड्यूस हुआ। कैसे, बी क्या होता है हमारा, बी आपको मैं बताऊं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या सिंपल इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो आप देख रहे हैं ना नॉर्थ और साउथ, ये हमारा एक तरीके से बी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बी, बी यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे ये एक तरीके से क्या है, बी है। तो मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स आप देख रहे हैं ये तो बी है हमारा, और जो एल है ये हमारी कंडक्टर की लेंथ है, ये हमारी कंडक्टर की क्या है, लेंथ है, कंडक्टर की लेंथ है ये हमारी। और आप देखेंगे जो v है, v है कि कितने वेग से आपने इसे घुमाया हुआ है, कितने वेग से आपने घुमाया हुआ है। और ये जो थीटा एंगल आप देख रहे हैं, आपको तो पता ही है साइनसोइडल वेरी कर रहा है ईएमएफ इंड्यूस, आपको उसका भी डेरिवेशन मैं अभी कराऊंगा कि साइनसोइडल प्रोड्यूस हो भी रही है या नहीं, तो उसका भी डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा। आगे आप देखिए BLV साइन थीटा, तो जो थीटा है वो उसमें डिस्प्लेसमेंट है, थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट को दर्शा रहा है कि अलग अलग पोजीशंस को दर्शा रहा है, जैसे कि मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ कब प्रोड्यूस हुई 90 डिग्री के उस पे, तो ये हमारा मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ को दर्शा रहा है। आपको फॉर्मूला याद रखना है E इक्वल्स टू BLV साइन थीटा, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। B क्या होता है आपका, मैं लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि काफी बड़ी वीडियो बन जाएगी, जस्ट आप मेरी थोड़ा सा बोली को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप धीरे धीरे समझिए। देखिए बी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसे हम चुंबकीय प्रवाह घनत्व भी बोलते हैं, जिसे सिंपल लैंग्वेज में आप मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं, ठीक। एल होता है हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ को कैसे नापेंगे भाई, अगर ये कॉइल है इसको मैं पूरा खोल दूंगा तो एक लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो जाता है। v हमारा क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितने वेग से आपने इसको घुमाया है। आपको पता है यहाँ पे हम जो घुमा रहे हैं इस कॉइल को बाय प्राइम मूवर या बाय एक्सटर्नल मींस से इसको घुमाया जा रहा है। सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं तो इसे एक मोटर के जरिए हम क्या है रोटेट करा रहे हैं, इसके अंदर नॉर्थ और साउथ के अंदर, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर,
इस कॉइल को रोटेट कराया जा रहा है मोटर के द्वारा, जिसे मैं प्राइम मूवर भी बोल रहा हूँ, या बाय एक्सटर्नल मींस भारी तौर से मैं इसे घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो हमारा बीएलवी हुआ, जो कि मुझे बताना था, जो कि सिंपल लूप जनरेटर के जरिए ही मैं बता पाया आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंपल लूप जनरेटर, जिससे हम लोग E इक्वल्स टू बी एल बी जान पाए। और भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में। देखिए मैं यहाँ पे जो E इक्वल्स टू बी एल बी साइन थीटा का फॉर्मूला है, कभी कभार आपसे इसकी यूनिट भी पूछ ली जाती है, और आपसे न्यूमेरिकल तो पूछा ही जाता है, और न्यूमेरिकल भी अगर आप तभी कर पाएंगे जब इन सब के यूनिट्स के बारे में पता होगा। तो देखेंगे जो यूनिट ईएमएफ की होती है, ये एक तरीके से वोल्टेज होती है, तो वोल्टेज की तो वी यूनिट होती है। बी की क्या होती है, बी होता है हमारा 5/A वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बी की यूनिट आपको पता होनी चाहिए, बी की यूनिट मात्रक जो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, समझ में आया। एल हमारा क्या होता है, लेंथ, जो कि मीटर में काउंट होती है, और वी वेलोसिटी, काफी बार आई हुई है वेलोसिटी की यूनिट, तो मीटर पर सेकंड होती है, ये बात याद रखना है, मीटर पर सेकंड होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईटीआई वालों के लिए काफी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है, तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब मैं आपको बता रहा था सेकंड पॉइंट के बारे में, कि मैं इस टॉपिक के जरिए सिंपल लूप जनरेटर के जरिए ये भी बताने वाला हूँ कि जो ईएमएफ इंड्यूस है वो साइनसोइडल ही है। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए ये आपको अभी फॉर्मूला पता था कि E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है, तो मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ, E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। आपको मैंने बताया कि फाई को बी ए कॉस थीटा भी लिखते हैं, तो मैं जस्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस एन, फाई की जगह क्या लिखना है, बी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा बाई dt। तो सिर्फ हमने फाई की जगह क्या लिख लिया है, बी ए कॉस थीटा, समझ में आया इतना। अब आप देखेंगे कि जो b है हमारा कांस्टेंट है, b और a हमारा कांस्टेंट है, एरिया भी हमारा कांस्टेंट ही है, और b भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ डिफरेंशिएशन से, तो माइनस एन बी ए डी बाई डी टी कॉस थीटा। आपको मैं बता दूं, ये जो थीटा होता है ये एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट होता है, मैंने अभी बताया डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने बेसिक में आपको बताया था, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए सपोज ये एक स्केच है जो इस पोजीशन पे है, मैं इसे फोर्स कर रहा हूँ, तो वो पहले इस पोजीशन पे था, अब वो इस पोजीशन पे आ गया, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेवल कर रहा है, तो बीच का डिस्टेंस उसको मीटर में काउंट करते हैं, उसी को ही डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, यानी कि हम इसे क्या बोलेंगे, विस्थापन, ठीक है। तो इसी को ही डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको और बताऊं, जो थीटा होता है वो भी डिस्प्लेसमेंट ही होता है। डिस्प्लेसमेंट यानी आपको पता होगा थीटा एक तरीके से यहाँ पे एंगल दिया हुआ, एंगल यानी कॉइल का एंगल, कॉइल बार बार रोटेट कर रही है, कॉइल क्या कर रही है, बार बार रोटेट कर रही है, पोजीशन चेंज कर रही है, तो इसको क्या लिखेंगे, थीटा यानी डिस्प्लेसमेंट ओमेगा इनटू टी। ओमेगा इनटू टी क्या होता है, देखेंगे थीटा एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो आप देखेंगे थीटा डिस्प्लेसमेंट है, w क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ही है ये एक तरीके से, इनटू थीटा क्या है, टाइम है। तो अब आप समझ गए होंगे ये भी एक तरीके का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो थीटा को अब हम क्या लिख देंगे, थीटा को हम लिखेंगे एन बी ए डी कॉस थीटा की जगह ओमेगा टी बाई डी टी। इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, तो आप देखेंगे क्या होगा डिफरेंशिएशन इसका, कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी होगा इनटू ओमेगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये जो होगा वो प्लस हो जाएगा, मैं फिर भी कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस इनटू ओमेगा, तो एन बी ए बचता है, कॉस की जगह आ जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा,
तो माइनस का आता है तो माइनस माइनस पहले से माइनस था, प्लस हो चुका है। तो ईएमएफ इंड्यूस, अब आप देख रहे होंगे अगर मुझे मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस करनी है तो साइन ओमेगा टी को मैं क्या ले लूं, ओमेगा टी को मैं क्या ले लूं भैया, ओमेगा टी को मैं 90 डिग्री ले लेता हूं, क्योंकि 90 डिग्री की पोजीशन में ही क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है। तो मैंने 90 डिग्री ले लिया, साइन 90 कितना 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ बोलेंगे, तो एन बी ए ओमेगा, तो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो गई है। तो अब आप देखेंगे इसको मैं और फर्दर लैंग्वेज में भी लिख सकता हूं, देखिए पूरा ई था, अब ई इक्वल्स टू ई मैक्स, इतने पोर्शन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई मैक्स साइन ओमेगा टी। अब आप समझ गए होंगे बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमारी क्या है, ये E इक्वल्स टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी। इससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने बात करी थी, इससे भी पहले हमने बेसिक में ये बात करी थी कि E की जगह मैंने लिखा था V इक्वल्स टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, I इक्वल्स टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। याद है प्योर रेजिस्टिव के केस में वोल्टेज और करंट के बारे में मैंने आपको बताया था, V इक्वल्स टू साइनसोडियल वोल्टेज और साइनसोडियल करंट के बारे में। तो यहाँ पे भी आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि ये भी एक तरीके के साइनसोडियल वोल्टेज ही तो है, क्योंकि E को V वोल्टेज ही तो बोलते हैं। तो V इक्वल्स टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, इसका साफ मतलब ये है कि इस कॉइल के अंदर ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है वो किस तरीके की है, साइनसोडियल है। तो आई होप आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होगी, और भी इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी हम बात करेंगे, लेकिन बट आपको मैं पहले ही बता दूं जनरेटर और मोटर का केस अभी आगे आना बाकी है, तो इसलिए ये वीडियो भी काफी बड़ी हो जाएगी। तो सिंपल लूप जनरेटर आज हम यहीं समाप्त करते हैं। तो मैं अभी भी बता दूं, दो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए आपको, एक तो ये कि E इक्वल्स टू बी एल वी साइन थीटा, आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, और आपको ये याद रखना है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुई है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हुई है वो एक साइनसोडियल ईएमएफ इंड्यूस हुई है। कुछ के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आपने तो इन चारों फिगर के बारे में नहीं बताया। बिल्कुल, मैं आपको इन फॉर्मूले के बारे में बता चुका हूं, अब मैं इन फिगर्स के बारे में आपको जल्दी से बता देता हूं कि इन फिगर्स में इसी पोजीशन पे ही क्या हुआ, या इस पोजीशन पे क्या हुआ, या इस पोजीशन पे या 270 डिग्री की पोजीशन पे ही क्या हुआ। देखेंगे कि इस पोजीशन पे, जीरो पोजीशन पे आपका फ्लक्स कटा ही नहीं है, आपका फ्लक्स कटा ही नहीं है। क्यों नहीं कटा, इस पे फ्लक्स, ये कहने का क्या मीनिंग है, जीरो पोजीशन पे फ्लक्स कटा नहीं, यानी कि फाई होता है बी ए कॉस थीटा, फाई होता है हमारा क्या, फ्लक्स जो होता है बी ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो आप ये 0 डिग्री की पोजीशन अगर कंसीडर करें कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 आपका होता है 1। तो अगर cos 0 1 हो जाएगा, अगर cos 0 0 डिग्री की पोजीशन, अगर cos 0 1 हो जाएगा तो फाई क्या होगा, बी ए। अब तो आप ये कहेंगे कि फ्लक्स, सर फ्लक्स तो मैक्सिमम हो गया, यहाँ पे फ्लक्स क्या हो गया, मैक्सिमम। तो मैं यही चीज कहना चाह रहा हूँ कि फ्लक्स क्या हो चुका है, मैक्सिमम। यानी कहने का मतलब ये है कि इस एक पोजीशन में कुछ भी फ्लक्स नहीं कटा। देखेंगे इस एक पोजीशन में आप देखें तो, सॉरी खड़ी हुई पोजीशन है, वर्टिकल पोजीशन है, ये इस तरीके से खड़ी हुई पोजीशन है जो आपको इस तरीके से देखने को मिल रही है। हालांकि 3 डायमेंशन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बोर्ड पे, तो देखिए इस तरीके से है। तो आप देख रहे होंगे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये नीचे सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। तो आप देखेंगे इस एक पोजीशन में फ्लक्स इस तरीके से चला गया है और कुछ भी फ्लक्स कटा नहीं है कॉइल के द्वारा, तो ही ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुई है। अब आप समझ गए होंगे। और इस एक पोजीशन में मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग एक्शन हुआ है, यानी कि फ्लक्स को पूरा पूरा कॉइल ने क्या कर दिया, 90 डिग्री की पोजीशन में पूरी तरीके से काट दिया, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम हो गई है। आप देखेंगे इस एक पोजीशन में
आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए इस एक पोजीशन में क्या है, ईएमएफ अगर देखेंगे तो ईएमएफ क्या होता है, बी एल वी साइन थीटा, बी एल वी साइन थीटा होता है, यही हमें पता है ईएमएफ इंड्यूस। तो आपको पता है अगर थीटा 0 डिग्री हमने रखा है इस एक पोजीशन में, 0 डिग्री की पोजीशन में, तो मैं थीटा को भी 0 डिग्री की पोजीशन में रख देता हूँ, यानी थीटा यहाँ पे क्या है, 0 ही है। तो जैसे ही 0 रखूंगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है तो इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुई। इसलिए इस एक पोजीशन में आप बता सकते हैं कि कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुई है। समझ में आया। अब नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं। देखिए 90 डिग्री पोजीशन पे हम लोग पहुंचते हैं तो देखेंगे फाई क्या होता है। देखिए फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा होता है। क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो ये कौन सी थीटा, कौन सी डिग्री पोजीशन है, 90 डिग्री की पोजीशन है। तो आप देखेंगे कॉस 90 डिग्री, तो हमारा कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0। तो फ्लक्स आपका कितना हो गया, 0। तो फ्लक्स कितना कट रहा है, 0, पूरा कट चुका है फ्लक्स। यहाँ पे आप देखेंगे फ्लक्स मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब साफ है कि फ्लक्स पूरा कट गया है। इस पोजीशन में फ्लक्स पूरा काट दिया है, किसने, कॉइल ने। तो फ्लक्स कटिंग एक्शन यहाँ पे पूरी तरीके से फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, E इक्वल्स टू बी एल वी साइन थीटा होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया थीटा हमारा क्या है, 90 डिग्री पोजीशन। तो थीटा हमारा साइन 90 लिख लिया मैंने। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हुआ, मैक्सिमम। तो ये हमारा क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। आप देखे होंगे यहाँ से बढ़ के मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ हो गया है। समझ में आया कुछ। इसी तरीके से नेगेटिव में भी चलता चला जा रहा है। आप चाहे तो घर में बैठ के 180 डिग्री की पोजीशन में भी इसको देख सकते हैं, तो 0 ही मिलेगा, फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा और इंड्यूस ईएमएफ 0 मिलेगा। ऐसे ही इसमें भी इसी कंडीशन को ही मिलेगा कि फ्लक्स तो इसमें 0 हो जाएगा, सॉरी फ्लक्स इसमें शायद मैक्सिमम, बिल्कुल सेम यही वाली कंडीशन है, खड़ी पोजीशन है। तो फ्लक्स इसमें मैक्सिमम, वोल्टेज 0। ऐसे ही इस पोजीशन में भी फ्लक्स 0, वोल्टेज मैक्सिमम। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत कोशिश करी, ये वीडियो काफ़ी बड़ी बन गई, मैंने बहुत कोशिश करी आपको समझाने की। क्यों मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा डीप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों के बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तो ही ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो मैंने इतना डीप इसलिए भी पढ़ा है डीसी मशीन को, क्योंकि बेसिक जिसका भी स्ट्रांग होगा वो डीसी मशीन को बहुत अच्छी तरीके से उसके क्वेश्चन को भी समझ पाएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज पे आते हैं, डीप लैंग्वेज पे भी होते हैं, जिनको कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर हमें बेसिक ना पता हो। तो आई होप आज की वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी समझाने की। आज बेसिक था हमारे डीसी मशीन का, तो हम कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलता हूँ, नमस्कार।